तो कल प्रथम चरण के चुनाव है और उससे पहले किस तरह की तैयारी है और किस तरह की सजगता है, यही समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अविनाश, जो कि लखनऊ से जुड़ गए। मेरठ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे पहले अविनाश, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 11 जिलों की 58 सीटों पर कल प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है। 623 प्रत्याशी का जो भविष्य है वो मतदाताओं के हाथ में, किस तरह की तैयारियां? देखिए, कल पहले चरण के चुनाव के लिए आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसमें पूरी जानकारी दी गई कि कितने प्रत्याशी हैं, कितने दागी प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमे हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सभी जो पोलिंग केंद्र हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि देखिए, देखा जाए आशमा, तो जो पहले चरण का मतदान है वो सभी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद ही जो माहौल है, जो एक चुनावी माहौल होता है, वो तैयार होगा कि किसके पक्ष में चुनावी माहौल मजबूत है। तो पहले चरण की जो पोलिंग होनी है उस पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। हालांकि अगर 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा था। 40 से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने वहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं, क्योंकि आरएलडी, समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती तो जरूर है, लेकिन भाजपा का दावा यह भी है कि 2017 की तरह एक बार फिर से वहां पर पश्चिम में कमल खिलेगा और जो आंकड़ा 2017 में देखने को मिला था वही आंकड़ा एक बार फिर से दिखाई देगा। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की दृष्टि से कल होने वाले चुनाव को लेकर, तो चूंकि पुलिस के साथ साथ जो कई जो केंद्रीय बल के जवान हैं उनको भी वहां पर तैनात किया गया है। देखा जाए तो कई जो जिले हैं, कई जिलों की जो कुछ विधानसभा सीटें हैं वो काफी संवेदनशील मानी जाती है, तो वहां पर अलग से व्यवस्था की गई है, अलग से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, साथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा चूंकि चुनाव आयोग मॉनिटरिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम पर्यवेक्षक हैं उनको अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है, तो चुनाव आयोग की भी तैयारी पूरी है और जो राजनीतिक दल हैं उनकी तैयारी पूरी है और मतदाताओं की जो एक बड़ी तैयारी है इस बार वो भी दिखाई दे रही है। अभिषेक, आपका रुख करेंगे मेरठ की सदर सीट, जहां पर मोदी लहर में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव हार गए थे। वहां का समीकरण क्या है? सरधना से फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, वहां के जमीनी हालात क्या है? और साथ साथ दिनेश खटीक, जिनको अभी 4-5 महीने पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था वहां पर एक दलित चेहरे के तौर पर जगह दी गई थी, पढ़े लिखे हैं और साथ ही संघ का बैकग्राउंड है। ये सारे समीकरण जरा समझाइए। देखिए, कुल मिलाकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण हैं वो 2017 से अलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निगाह भारतीय जनता पार्टी की यहाँ है कि मुस्लिम मतों में विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा। 2017 के अगर चुनाव पे हम नज़र डालेंगे, चाहे हस्तिनापुर, चाहे मेरठ सिटी और चाहे सरधना, यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट 2-2, 3-3 थे। उसमें मुस्लिम मतों का जो विभाजन हुआ, बीजेपी के लिए एक सेफ पैसेज निकाल दिया उसने और वहाँ से बीजेपी विजयी होती चली गई। इस बार जो समीकरण है वो जातीय समीकरण थोड़े से उलझे हुए नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की राहें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है। जहां हस्तिनापुर की हम बात करें तो वहां पूरा इलेक्शन इस बात पे टिका हुआ है कि गुर्जर और दलित किस कैंडिडेट को वहां चुन रहे हैं। दलित बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, अगर मुसलमान एक बल्क में हैं तो दलितों का एक गुच्छा भी पूरे बल्क में है। ऐसे में गुर्जर वोट और दलित वोट वहाँ किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। अब बात मेरठ सिटी की रही तो वहाँ जो मुस्लिमों का आज से 2 चुनाव पहले 2017 और 2012 में ये प्रतिशत जो था 52 और 48% का था। 52% मुस्लिम थे और 48% हिंदू, लेकिन अब ये प्रतिशत बढ़कर 55% मुस्लिम और 45% जो है हिंदू वोट्स हो गए हैं। तो ऐसे में अगर मुस्लिम मतों का वहाँ विभाजन होता है, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है, लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी से कमल दत्त शर्मा है तो कांग्रेस से भी रंजन शर्मा है और इस समय वो नगर निगम के डिप्टी मेयर भी हैं। ऐसे में अगर ये मतों का विभाजन होता है दोनों तरफ से तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन बाजी मार लेगा। रही बात सरधना की, संगीत सोम फायर ब्रांड नेता हैं, वहाँ अतुल सपा से 2 चुनाव हार चुके हैं उनके सामने, 2012 का, 2017 का। तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, गुर्जर बिरादरी से हैं, मुस्लिम मतों में कोई कैंडिडेट बिल्कुल देखा होगा संगीत सोम भी क्या हैट्रिक लगा पाते हैं, एक अहम पहलू है। और आगरा से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ा जिला है आगरा इस चुनाव में पहले फेज के लिहाज से। और विनीत, अगर आगरा की बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य को वापस लाया गया है, पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई है, जीएस धर्मेश पर एक बार फिर से दांव लगाया गया, पक्षालिका सिंह एक बड़ा नाम यहां पर दिख रही है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और तमाम ऐसे किस्से कहानियां आपको अब इस चुनाव में देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लगातार आपने देखा होगा कि इससे पहले भी करीब 3 से 4 जो सिटिंग विधायक थे उनकी यहाँ पर टिकट काटी गई, और सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 9 विधानसभा यहाँ पर पड़ती है। बेबीना निमौर की जो ग्रामीण विधानसभा सीट है वो तो हॉट सीट है ही है, यहाँ पर राजा रानी की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी है। अगर हम बात क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी इस समय कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिए, जैसा कि लगातार ब्रज क्षेत्र में लगातार जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए, तमाम बड़े बड़े यहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी चुनावी सभाएं यहाँ पर की, तो सबका एकमात्र निशाना ये था कि 9 की 9 सीटों को कैसे अपने कब्जे में रखा जाए। लेकिन इस चुनाव में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ठोस निर्णय लेने के साथ साथ बड़े कठिन कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तब कहीं जाकर उनको यहाँ पर इन सीटों पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन इतनी राह उनकी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि कई सीटें बसपा की ऐसी हैं जो कि इस समय सीधे सीधे कड़े मुकाबले। अगर दक्षिणी विधानसभा की बात की जाए तो योगेंद्र उपाध्याय जो 2 बार से पहले विधायक थे, उनकी सीट भी यहाँ खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो समर्थन है वो बसपा को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र उपाध्याय से लोग नाराज थे। ऐसी एतमादपुर की सीट की बात करें तो वहां पर धर्मपाल सिंह जो पहले रामप्रताप सिंह थे, उनके चौहान थे, उनके टिकट काटकर धर्मपाल सिंह को टिकट दी गई, तो उनका मुकाबला भी यहाँ बसपा से नजर आ रहा। तो त्रिकोणीय मुकाबला आगरा में देखने को मिलेगा। हालांकि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, करीब 1700 से ज्यादा यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 3900 के आसपास मतदेय स्थल बनाए गए हैं, पूरी व्यवस्था कर ली गई है, अलग अलग मंडी समितियों में व्यवस्था की है, देहातों में पोलिंग पार्टियां वहां से रवाना हो चुकी है। और आगरा की जो 3 विधानसभा 4 विधानसभा है, आगरा दक्षिण, उत्तर, ग्रामीण और एतमादपुर, तो उनको मंडी समिति में व्यवस्था की है। पूरी तैयारी है, बस कल देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और मतदान का जो मतदाता है वो कितनी जल्दी सुबह निकल कर आता है, कितने प्रतिशत मतदान पिछले 2017 की अगर देखा जाए जो 9 की 9 भाजपा के खाते में गई थी, और कितने प्रतिशत 10 बजे तक था, 12 बजे तक था, तो इन सबका आकलन कर लगाया जाएगा और उसके बाद ही ये तय किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले इस बार किस पायदान पर। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय मुकाबला अब किस और जाएगा ये तो देखना होगा। बेहद शुक्रिया विनीत और अभिषेक अविनाश आपका जुड़ने के लिए, ग्राउंड पर पूरी तरह से तस्वीर को